मायका। शर्मिला जी जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने 1 किलो बतासे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी खरीद लिए। वो पूरे 30 साल बाद अपने मायके जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके मायके में उनके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई हैं या नहीं। 150 किलोमीटर का सफर तय करना था। उनके ससुराल के गांव से मायके के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी, बीच में बस बदलनी पड़ती थी। मगर इतने वर्षों बाद भी शर्मिला जी को सब याद था। मायके का रास्ता कभी कोई भूलता है क्या? बस पर बैठते ही शर्मिला जी ने महसूस किया कि जैसे वो कोई उड़न खटोले पर बैठ गई हैं। उनका मन कर रहा था कि उन्हें कोई उड़ा कर कुछ ही देर में उन्हें उनका मायका पहुंचा दे। बस चल पड़ी तब शर्मिला जी ने अपना बड़ा सा थैला सरकाकर और पैरों के बीच में रख लिया। थैले में बहुत बड़ा खजाना तो नहीं था, उसमें 2-3 किलो बेर थे जो शर्मिला जी ने अपने खेत से तोड़कर पियर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली भी थी जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने केले और बतासे खरीदे थे। मायके में उनका इकलौता भाई और उनका परिवार था। शर्मिला जी को लगा कि इतना सामान पर्याप्त है। चलती बस में उन्होंने थैली को खोलकर देखा। केले सही सलामत थे क्योंकि वे सामान में सबसे ऊपर रखे थे ताकि वे खराब ना होने पाए। शर्मिला जी के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था और छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। शर्मिला जी ने अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। 3 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। लीवर खराब होने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई थी। शर्मिला जी अब विधवा हो चुकी थी। उनके हाथों में अब चूड़ियां नहीं थी, पति ने खाट नहीं पकड़ी थी, चलते फिरते उस दुनिया से उठ गए थे। आज पूरे 30 साल बाद वह पीहर जा रही थी। उसकी वजह उनके पति ही थे। उसने शर्मिला जी पर बंदिशें लगा रखी थी ताकि वह भूल कर भी पियर जाने के बारे में न सोचे। उनका पति पियक्कड़ था, पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब शर्मिला जी के भाई की शादी थी तब वह शराब पीकर ढेर हो गया था। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उन्हें चप्पलों से पीटा था। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वह विफल गया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने शर्मिला जी के पिता यानी अपने ससुर से बोला कि शादी कैंसिल करो। मगर शर्मिला जी के पिता ने बिना दुल्हन के बारात लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। दूल्हे का जीजा होने के कारण वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और शादी बीच में ही छोड़कर चला गया। जाते वक्त शर्मिला जी से बोला, अगर मेरे साथ रहना है तो अभी चलो, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी शर्मिला जी भाभी का मुंह भी नहीं देख पाई। बारात लौटने से पहले ही उन्हें पति के साथ ससुराल जाना पड़ा। उस दिन के बाद से उनका मायका जाना छूट गया। जब भी उन्हें अपने मायके की याद आती थी तब वो रोकर अपना मन हल्का कर लेती थी। पीहर दूर होने के कारण उन्हें वहाँ की खबर भी नहीं मिल पाती थी। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तब भी उन्हें बताया नहीं गया था। उस दिन के बाद उनके पिता भी मृत्यु हो गई, तब भी उन्हें जाने नहीं दिया गया था। बस वह सिर्फ इतना जानती थी कि उनके पालनहार उनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब गाड़ी ने पहला गांव पार कर लिया तो शर्मिला जी को ऐसे लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है। सफर 2 घंटे हो गए थे। शर्मिला जी ने बस भी बदल ली थी। अब 3 गांव के बाद उनका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी शर्मिला जी का दिल धक धक करने लगा। सीने में मायके के प्रति उठने वाली हुक ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। बस जैसे ही उनके मायके के सामने रुकी, शर्मिला की झट से नीचे उतर गई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था, इस कारण उन्हें अब कुछ दूर तक पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने शर्मिला जी के भाव भ्योर कर दिया। कच्चे रास्ते में बैठकर वे मिट्टी को छूने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे अपनी माँ से कह रही हो कि माँ आ गई हूँ। शर्मिला बिटिया कहाँ बैठ गई, शाम हो गई है, चल घर चल। अचानक उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके बापू ने उन्हें कहा हो। वे झट से खड़ी होकर बोली, आई बाबूजी। मगर चारों तरफ नजर घुमाने के बाद भी उन्हें अपने बाबूजी कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने हंसते हुए झट से अपने माथे पर थपकी लगाई और बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। वह कुछ दूर ही चली थी कि फिर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, शर्मिला आओ यहाँ झूला झूलते हैं। शर्मिला जी ने पहचान, अरे यह तो कविता की आवाज थी जो बचपन में उनकी सबसे खास सहेली थी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। तो वो उस पेड़ के पास पहुंची, फिर उस मोटे से तने पर अपना हाथ फेरने लगी। पेड़ के ऊपर, आजा शर्मिला, देख मैं यहाँ हूँ। दोबारा से उन्हें कविता की आवाज सुनाई दी, क्योंकि इन्हीं जगहों पर वे अपनी सहेलियों के साथ बचपन में खेला करती थी। वो ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को अपनी सूनी आंखों से निहारने लगी। वे फिर से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं हैं। रास्ते में
भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, लेकिन गलियां तो वो ही थी जिस पर चलकर उनका बचपन बीता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें गोपाल हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर वो अपने बाबूजी के साथ आया करती थी। फिर उनके बाबूजी उन्हें 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। वो कुरकुरी जलेबी उन्हें बहुत पसंद थी। जब वह दुकान के पास पहुंची तो देखा दुकान अब खंडर बन चुका था, क्योंकि गोपाल हलवाई की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनकी मृत्यु के बाद घर और दुकान दोनों उजड़ गए थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें कुआं दिखाई दिया, जहाँ से वह अपनी माँ के साथ पानी लेने आया करती थी। गड्ढा उठा कर दे शर्मिला, किधर है गई तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बाबूजी के लिए मुझे रोटियां भी बनानी है। आई माँ, कहते हुए कुएं की तरफ लपकी। शर्मिला जी को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देख रास्ते में जाती 2 औरतें रोककर उन्हें देखने लगी। शर्मिला जी जब कुएं के पास पहुंची तो देखा कुएं का पानी सूख चुका था। कुएं के पास नलकूप बन चुका था, जिससे गांव में पानी सप्लाई हो रही थी। फिर वो अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, चौक में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखकर वह रो पड़ी और बोली, अखिलेश। ढलती सांझ में भाई ने उसे दूर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरने पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? बरसों बाद वे अपने भाई को देख रही थी। उन्हें लगा था कि वो उन्हें गले से लगाएगा और वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष उगलना शुरू कर दिया। फिर शर्मिला जी बोली, कैसी आती तुम? लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस के साथ कर दी थी, जिसका दिल पत्थर का था। तब तक अखिलेश की पत्नी भी बाहर निकल कर आ गई थी और बोली, कौन है ये? फिर अखिलेश बोला, ये मेरी वही बड़ी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज पूरे 30 साल बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या मर गए। अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शर्मिला जी रो पड़ी और बोली, इतने कड़वे शब्द मत बोल भाई, अब सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना सामान रख ले। और जली कटी सुनाने से पहले मुझे यह भी बता दे कि मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी कोई मर्जी नहीं चलती थी, लेकिन तू तो अपनी बहन के पास आ सकता था ना। कम से कम इतना देख लेने के लिए आ जाता कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। तभी उनके भाई ने बड़ी बेरुखी से कहा, हमारे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जब मेरी शादी में तेरे पति ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उसके बाद तुझे देकर चला गया था। अगर वो तुझे राक्षस लगता था तो तुम क्यों गई उसके पास? यही रुक जाती, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। फिर शर्मिला जी उदास होते हुए बोली, तुम्हें याद है ना दादी की क्या कहती थी? लड़की की एक ही बार शादी होती है, उसकी दूसरी शादी शमशान में होती है। अपने 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? वह जैसा भी था मेरा पति था, ये जिंदगी तो मुझे उसी के साथ काटनी थी। अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो सोचा एक बार तुम लोगों को देख लूं। मगर तू तो बिल्कुल बदल गया है रे। तू अब तो वो भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बाबू से लड़ जाता था। शर्मिला जी ने अपने थैले को जमीन पर रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ चीजें लाई हूँ, उन्हें दे देना। ज्यादा महंगी चीज नहीं है, गरीब बहन हो ना, जितना मन पड़ा ले आई। 30 साल से जिस मायके के लिए मैं रो रही थी, आज उससे भी मेरा मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि इतने में अखिलेश बोल पड़ा, दीदी। तो शर्मिला जी के कदम रुक गए। वह चलकर उनके पास आया तो शर्मिला जी ने उनकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उन्हीं का छोटा भाई अखिलेश था, जिसे कभी उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को रोक ना सकी और रोते हुए अपने भाई से लिपट गई। फिर दोनों रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देखा अखिलेश की पत्नी और उनके बच्चे भी रोने लगे। फिर सारे क्लेशों के आंसुओं के जरिए बह गए। इसके बाद शर्मिला जी अपने मायके में पूरे 10 दिन रुकी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।